दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र की पुस्तक के तहत जीएस पॉइंटर की जो पुस्तक है घटना चक्र की, उसके तहत दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट देख रहे थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के तहत दोस्तों हम लोग चैप्टर देख रहे थे अभ्यारण्य एवं जैव मंडल रिजर्व। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर से संबंधित ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम दोस्तों इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सही से देखिएगा दोस्तों, सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए, इसके पहले के जो दोस्तों प्रश्न थे या पॉइंट थे वो उससे संबंधित जो वीडियो है वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी है। तो जिन दोस्तों ने हमारे इससे ऊपर के पॉइंटों को कवर ना किया हो वो उस वीडियो से जाके कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए कह रहा है दोस्तों, यहाँ से देखिए कह रहा है कि भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। क्या है? भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है तो मुंगेर बिहार में। ध्यान से देखिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है कि भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है तो वह है दोस्तों हमारा मुंगेर बिहार में। ठीक है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों मुंगेर बिहार में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल के उमरिया जिले में स्थित है तो वह है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्या है? मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल के उमरिया जिले में स्थित है दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल के उमरिया जिले में स्थित है दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि दांडेली अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, यानी कि अंशी दांडेली अभ्यारण्य स्थित है तो यह है दोस्तों हमारा कर्नाटक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अंशी दांडेली अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों कर्नाटक में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तराखंड के 3 जिलों यानी कि देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है तो वह है दोस्तों हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्या कह रहा है कि उत्तराखंड के 3 जिलों यानी कि देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है तो वह है दोस्तों हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है कि उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है तो वह है हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सही। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखेंगे, हमारे कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और वे किस राज्य में स्थित हैं इसका सही सुमेल कराया गया है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान, तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों हमारा कर्नाटक में। क्या है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों हमारा कर्नाटक में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों हमारा झारखंड में। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, तो गूगामल राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों हमारा महाराष्ट्र में। क्या है? गूगामल राष्ट्रीय उद्यान है हमारा महाराष्ट्र में। फिर देखिए कह रहा है कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान, तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों हमारा कर्नाटक में। क्या है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान है हमारा कर्नाटक में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों हमारा झारखंड में। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ में। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान है हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर से देखिए कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों हमारा कर्नाटक में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में और गूगामल राष्ट्रीय उद्यान है हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान हमारा झारखंड में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में और गूगामल राष्ट्रीय उद्यान है हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, फिर देखें अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, यहाँ क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। चलिए देखिए यहाँ सही सुमेलन कराया गया है दोस्तों हमारा। कह रहा है कि अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और मुख्य संरक्षित वन्य पशु। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि काजीरंगा में हम सभी लोग जानते हैं एक श्रृंगी गैंडा के लिए फेमस है। ठीक है, काजीरंगा तो देखिए तो यह है दोस्तों हमारे एक श्रृंगी गैंडा के लिए फेमस है। गिर है हम जानते हैं गुजरात में, तो वह है हमारा एशियाटिक लायन के लिए फेमस है यानी कि शेर के लिए। ठीक है, सुंदरबन बाघ के लिए। ठीक है दोस्तों, सुंदरबन बाघ के लिए और पेरियार जो कि हमारा केरल में है यह है
दोस्तों हमारा हाथी के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए फिर से ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि काजीरंगा, तो काजीरंगा है दोस्तों असम में गैंडा के लिए फेमस है। गिर है हमारा गुजरात में शेर के लिए फेमस है। सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में बाघ के लिए फेमस है। पेरियार हमारा केरल में हाथी के लिए फेमस है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए काजीरंगा दोस्तों हो जाएगा हमारा गैंडा से। ठीक है, काजीरंगा हो जाएगा गैंडा से, गिर हो जाएगा शेर से, सुंदरबन बाघ से, पेरियार हाथी से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, सही सुमेलित करवाया गया है। कह रहा है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों हमारा फेमस हाथी के लिए। ठीक है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान फेमस है हाथी के लिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो कि असम में है वह फेमस है हाथी के लिए। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान फेमस है हमारा हाथी के लिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में है वह है हमारा टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए यहां देखिए राजा जी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों फेमस है हाथी के लिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान है फेमस है हाथी के लिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है दोस्तों हमारा टाइगर के लिए। फिर देखिए राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। कई बार दोस्तों पेपर में पूछा जा चुका है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, हमारे प्रिय भारत के तमिलनाडु राज्य में। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि पॉइंट कैलिमेरा वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, पॉइंट कैलिमेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, कई बार पेपर में यह पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये देखिए दोस्तों, कह रहा है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। क्या है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों चंदौली जनपद में। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में दोस्तों चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या सही सुमेलन कराया गया है। कह रहा है कि सही सुमेलित युग्म है, सही सुमेलित युग्म है, तो आप सही सुमेल करेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भरतपुर से, जो कि कहाँ है, हमारे राजस्थान में। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या है। यहाँ देखिए अगला पॉइंट, कह रहा है कि महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में। क्या है, महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में। फिर कह रहा है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून में। क्या है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून में। और फिर कह रहा है कि हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में। क्या है, कह रहा है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में। फिर कह रहा है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के भरतपुर जिले में। क्या है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के भरतपुर जिले में। तथा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान विस्तारित है। पूछ रहा है कि जो हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ विस्तारित है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में। ठीक है, फिर कह रहा है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में। तथा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान विस्तारित है। यहां प्रश्न में पूछ रहा है कि जो हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वह विस्तारित है, तो वह विस्तारित है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करिए दोस्तों इस प्रश्न को। ठीक है, कह रहा है कि येलो स्टोन नेशनल पार्क स्थित है। क्या है, येलो स्टोन नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में दोस्तों हमारा येलो स्टोन नेशनल पार्क स्थित है। चलिए आगे के प्रश्न को देखिए, कह रहा है दोस्तों सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, यह भी कई बार पेपर में पूछा गया है, तो हमारा मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों हमारा मन्नार की खाड़ी में, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मन्नार की खाड़ी में। चलिए आगे देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है यूनेस्को ने वर्ष 2018 में भारत के जिस जैव मंडल रिजर्व को मैब कार्यक्रम के तहत जैव मंडल रिजर्व के विश्व तंत्र की सूची में शामिल किया है वह है हमारा कंचनजंगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए कि यूनेस्को ने वर्ष 2018 में भारत के जिस जैव मंडल रिजर्व को मैब यानी कि मैब कार्यक्रम के तहत जैव मंडल रिजर्व के विश्व तंत्र की सूची में शामिल किया है वह है दोस्तों हमारा कंचनजंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मैब कार्यक्रम किससे संबंधित है, यूनेस्को से। ठीक है, और लेटेस्ट इन्होंने वर्ष 2018 में दोस्तों भारत के जिस जैव मंडल रिजर्व को जैव मंडल रिजर्व के विश्व तंत्र की सूची में शामिल किया है वह है हमारा सिक्किम में स्थित कंचनजंगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए सही सुमेलित क्या है अगला देखेंगे, कह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व
तो बायोस्फीयर रिजर्व से हमारे सुमेल हैं दोस्तों एडवर्ड सुयस, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व से हमारे सही सुमेल हो जाएंगे एडवर्ड सुयस, ठीक है। इकोसिस्टम से हो जाएंगे दोस्तों एपीडी कंडोल, क्या है, इकोसिस्टम से हमारे हो जाएंगे एपीडी कंडोल, ठीक है। इकोलॉजी से हो जाएंगे दोस्तों हमारे एजी टांसले। फिर है दोस्तों जैव विविधता से तो यह हो जाएंगे रेमंड एफ दासमैन, ठीक है। फिर देखिएगा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए दोस्तों। कह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व, तो बायोस्फीयर रिजर्व से हो जाएंगे हमारे एडवर्ड सुयस, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व से हो जाएंगे हमारे एडवर्ड सुयस। इकोसिस्टम से हो जाएंगे दोस्तों एपीडी कंडोल, ठीक है। इकोसिस्टम से हो जाएंगे एपीडी कंडोल और इकोलॉजी से हो जाएंगे एजी टांसले, ठीक है। जैव विविधता से हो जाएंगे रेमंड एफ दासमैन, ठीक है। फिर देखिए बायोस्फीयर रिजर्व से हो जाएंगे एडवर्ड सुयस, इकोसिस्टम से हो जाएंगे एपीडी कंडोल, इकोलॉजी से हो जाएंगे एजी टांसले, जैव विविधता से हो जाएंगे रेमंड एफ दासमैन, ठीक है दोस्तों। बायोस्फीयर रिजर्व से एडवर्ड सुयस, इकोसिस्टम से एपीडी कंडोल, इकोलॉजी से हो जाएंगे एजी टांसले, जैव विविधता से रेमंड एफ दासमैन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट को देखेंगे। कह रहा है दोस्तों सर्वाधिक संभावनीय स्थान, क्या है, सर्वाधिक संभावनीय स्थान जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है, ठीक है। यह पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि सर्वाधिक संभावनीय स्थान जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है तो वह है दोस्तों हमारा अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। और फिर है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। क्या है, सर्वाधिक संभावनीय स्थान जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है तो वह है हमारा अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में कहाँ मिलेंगे तो वह है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु जिस पैमाने के हवाई छाया चित्र उपयुक्त हैं तो वह है लघु पैमाने वाले हवाई छाया चित्र, ठीक है। कह रहा है कि कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु जिस पैमाने के हवाई छाया चित्र उपयुक्त हैं तो वह है दोस्तों हमारे लघु पैमाने वाले हवाई छाया चित्र, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान, बार बार परीक्षाओं में रिपीट करता है दोस्तों, इसको ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। कह रहा है कि एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान यानी कि फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप यानी कि स्वैम्प होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है तो वह है दोस्तों हमारा मणिपुर में स्थित क्योबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। क्योबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है कि एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान यानी कि फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वैम्प होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है तो वह है दोस्तों हमारा क्योबुल लामजाओ नेशनल पार्क। चलिए दोस्तों फिर देखिए। कह रहा है कि एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान यानी कि फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वैम्प होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है तो याद रखिएगा वह है हमारा मणिपुर में स्थित क्योबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे क्या है हमारा, आगे के प्रश्नों को देखिए। कह रहा है यह भी दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से रखिएगा। कह रहा है कि चमकीले नीले धब्बों के साथ मखमली काले पंखों वाली ब्लू मॉर्मॉन तितली को सर्वप्रथम राज्य तितली के रूप में घोषित किया है तो वह है दोस्तों महाराष्ट्र ने, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या है, कह रहा है कि चमकीले नीले धब्बों के साथ मखमली काले पंखों वाली ब्लू मॉर्मॉन तितली को सर्वप्रथम राज्य तितली के रूप में घोषित किया है तो वह है दोस्तों हमारे महाराष्ट्र ने, ठीक है। कह रहा है फिर से देखिए, चमकीली नीले धब्बों के साथ मखमली काले पंखों वाली ब्लू मॉर्मॉन तितली को सर्वप्रथम राज्य तितली के रूप में घोषित किया है तो किसने, हमारे महाराष्ट्र राज्य ने। फिर देखिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि सदर्न बर्डविंग, क्या है, सदर्न बर्डविंग भारत की सबसे बड़ी तितली है जिसे राज्य तितली का दर्जा दिया गया है, कर्नाटक ने दिया है दोस्तों, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि सदर्न बर्डविंग भारत की सबसे बड़ी तितली है जिसे राज्य तितली का दर्जा दिया है कर्नाटक ने, ठीक है। फिर देखिए सदर्न बर्डविंग भारत की सबसे बड़ी तितली है जिसे राज्य तितली का दर्जा दिया है कर्नाटक ने, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे के पॉइंट को देखते रहिए क्या है। कह रहा है दोस्तों यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम शुरुआत की गई थी, कई बार पेपर में पूछा है, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी तो वह है दोस्तों 1971 में, ठीक है। क्या है, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी तो 1971 में, ध्यान रखिएगा। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है स्थित है, क्या है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है वह है दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है स्थित है हमारा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए
अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन तथा मन्नार की खाड़ी में से यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की वृहत्तम जैवमंडलीय निधि है। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन तथा मन्नार की खाड़ी में से यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की वृहत्तम जैवमंडलीय निधि है, तो वह है दोस्तों हमारी मन्नार की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन तथा मन्नार की खाड़ी में से यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की वृहत्तम जैवमंडलीय निधि है, तो वह है दोस्तों हमारी मन्नार की खाड़ी। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है मेघालय स्थित गारो खासी रेंज का एक भाग है, तो वह है हमारी गारो पहाड़ियां। ठीक है, कह रहा है मेघालय स्थित गारो खासी रेंज का एक भाग है हमारी गारो पहाड़ियां। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंटों को देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए ध्यान से देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए, कह रहा है कि पार्वती अर्गा रामसर स्थल स्थित है। क्या है, पार्वती अर्गा रामसर स्थल स्थित है, तो गोंडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि पार्वती अर्गा रामसर स्थल स्थित है तो गोंडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पार्वती अर्गा रामसर स्थल स्थित है तो गोंडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कह रहा है कि होकेरा आर्द्रभूमि एवं बूलर झील स्थित है, याद रखिएगा, जम्मू एवं कश्मीर में। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है पार्वती अर्गा रामसर स्थल स्थित है तो गोंडा उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा है। फिर कह रहा है कि होकेरा आर्द्रभूमि एवं वूलर झील स्थित है तो जम्मू एवं कश्मीर में। ठीक है, होकेरा आर्द्रभूमि एवं वूलर झील स्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। ठीक है, सो मोरोरी झील जो कि एक रामसर स्थल है स्थित है दोस्तों लद्दाख में। क्या है, कह रहा है कि सो मोरोरी झील जो कि एक रामसर स्थल है वह स्थित है दोस्तों लद्दाख में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सो मोरोरी झील है जो कि एक रामसर स्थल है स्थित है दोस्तों लद्दाख में। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि लोकटक झील भारत में ताजे पानी यानी कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो स्थित है दोस्तों मणिपुर में। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है पार्वती अर्गा रामसर स्थल स्थित है गोंडा उत्तर प्रदेश में। फिर कह रहा है कि होकेरा आर्द्रभूमि एवं वूलर झील स्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। फिर है दोस्तों, फिर कह रहा है कि सो मोरोरी झील जो कि एक रामसर स्थल है स्थित है दोस्तों हमारा लद्दाख में। ठीक है, सो मोरोरी झील जो कि एक रामसर स्थल है दोस्तों स्थित है लद्दाख में। ठीक है, चलिए, फिर कह रहा है कि लोकटक झील भारत में ताजे पानी यानी कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो स्थित है दोस्तों हमारे मणिपुर में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, आगे के पॉइंट क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखते जाइए। कह रहा है कि यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉट स्पॉट एरिया में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, तो वह है हमारा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, क्या है, कह रहा है कि यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉट स्पॉट एरिया में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, तो वह है हमारा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, कह रहा है यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉट स्पॉट एरिया में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, तो वह है दोस्तों हमारा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो कि है दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, चलिए, कह रहा है भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल स्थित है। क्या है, भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल स्थित है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है शीत मरुस्थल दोस्तों, तो वह है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कह रहा है कि 5 मौसमों का बाग स्थित है, तो वह है दोस्तों महरौली के समीप। क्या है, 5 मौसमों का बाग स्थित है दोस्तों महरौली के समीप। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि 5 मौसमों का बाग स्थित है महरौली के समीप। चलिए ये देखिए, बड़ा स्टेटमेंट क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों भारत में एशियाई एक्स की सर्वाधिक संख्या है। क्या है, भारत में एशियाई एक्स की सर्वाधिक संख्या है। ठीक है, आज केवल लगभग 20,000 से 25,000 तक एक्स सदाबहार वनों, शुष्क कटीले वनों, अनूप क्षेत्रों और घास के मैदानों में फैले हुए अपने प्राकृतिक आवासों में हैं। क्या है, आज केवल लगभग 20,000 से 25,000 तक एक्स सदाबहार वनों में, शुष्क कटीले वनों में, अनूप क्षेत्रों में और घास के मैदानों में फैले हुए अपने प्राकृतिक आवासों में हैं। कह रहा है कि तथापि उनके प्रमुख आवास नम पर्णपाती वन हैं। भारत में एक्स की संख्या उत्तर पश्चिम भारत से लेकर जहां वे उत्तराखंड के देहरादून नैनीताल तथा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिलों के वन विभागों में पाए जाते हैं, कर्नाटक और केरल राज्यों में पश्चिमी घाट और तमिलनाडु तक में फैली हुई हैं। केंद्रीय भारत में उनकी संख्या दक्षिणी बिहार और उड़ीसा में बटी हुई है। पूर्व में वे उत्तरी बंगाल, असम और कुछ अन्य राज्यों में दिखाई पड़ते हैं। तो कह रहा है कि इस उद्धरण में वर्णित प्राणी यक्ष है, तो यह है दोस्तों हमारा हाथी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर देख लेंगे, ध्यान से देखिए, भारत में एशियाई एक्स की सर्वाधिक संख्या है। आज केवल लगभग 20,000 से 25,000 तक एक्स सदाबहार वनों, शुष्क कटीले वनों, अनूप क्षेत्रों और घास के मैदानों में फैले हुए अपने प्राकृतिक आवासों में हैं, तथापि उनके प्रमुख आवास नम पर्णपाती वन हैं। भारत में एक्स की संख्या उत्तर पश्चिम भारत से लेकर जहां वे उत्तराखंड के देहरादून व नैनीताल तथा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिलों के वन विभागों में पाए जाते हैं, कर्नाटक और
कर्नाटक और केरल राज्यों में पश्चिमी घाट और तमिलनाडु तक में फैली हुई हैं। केंद्रीय भारत में उनकी संख्या दक्षिणी बिहार और उड़ीसा में बटी हुई है। पूर्व में वे उत्तरी बंगाल, असम और कुछ अन्य राज्यों में दिखाई पड़ते हैं। इस उद्धरण में वर्णित प्राणी है तो याद रखिएगा हाथी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि याद रखिएगा नवीनतम डाटा है दोस्तों, क्या है कह रहा है, यहाँ याद रखिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि समस्त विश्व में बाघों की आकलित संख्या 3000 से 4000 के मध्य है। क्या है, समस्त विश्व में बाघों की आकलित संख्या 3000 से 4000 के मध्य है। कह रहा है भारत में बाघों की संख्या बाघ गणना 2022 के अनुसार आकलित है तो याद रखिएगा 3167। ठीक है, कह रहा है समस्त विश्व में बाघों की आकलित संख्या 3000 से 4000 के मध्य है। भारत में बाघों की संख्या बाघ गणना 2022 के अनुसार आकलित है दोस्तों तो 3167। ठीक है, याद रखिएगा 3167 बाघ गणना 2022 के अनुसार हमारा भारत में बाघों की संख्या है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है कि जिस राष्ट्रीय उद्यान ने, क्या है, कह रहा है कि जिस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है वह है हमारा कर्नाटक में स्थित बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि जिस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है वह है हमारा बांदीपुर टाइगर रिजर्व। फिर देखिए जिस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है वह है हमारा बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, यह लेटेस्ट प्रश्न है, याद रखिएगा परीक्षाओं में पूछा भी गया है दोस्तों। ठीक है, इसको हम इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है वह है हमारा बांदीपुर टाइगर रिजर्व। चलिए अगला देखिए क्या है हमारा। कह रहा है कि पालपुर नामक स्थल पर अवस्थित कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का एशियाई शेरों के पुनर्प्रवेश स्थल के रूप में चयन किया गया है और यह स्थित है श्योपुर यानी कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में। ठीक है, यह लेटेस्ट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है दोस्तों। याद रखिएगा कि पालपुर नामक स्थल पर अवस्थित कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का एशियाई शेरों के पुनर्प्रवेश स्थल के रूप में चयन किया गया है। यह है दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या है। कह रहा है दोस्तों, यहां देखिए कह रहा है कि अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या है, अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए कथन क्या है। कथन कह रहा है कि फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। क्या है, फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। कारण कह रहा है कि चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यहां ध्यान से देखिए कह रहा है दोस्तों कि अभिकथन ए कह रहा है कि फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है कि फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि कारण आर कह रहा है चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, संरक्षित क्षेत्र और जिसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए यहां देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि भीतरकनिका और उड़ीसा। ठीक है, भीतरकनिका और उड़ीसा, तो भीतरकनिका जो उड़ीसा में है दोस्तों वह हमारा लवण जल मगर के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो हमारा भीतरकनिका उड़ीसा में है दोस्तों वह लवण जल मगर के लिए जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि भीतरकनिका उड़ीसा दोस्तों हमारा लवण जल मगर के लिए जाना जाता है। फिर कह रहा है कि मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। क्या है, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, तो यह महान भारतीय सारंग के लिए जाना जाता है। दोनों याद रखिएगा, यदि पूछे कि भीतरकनिका उड़ीसा हमारा, तो यह दोस्तों लवण जल मगर के लिए जाना जाता है। ठीक है, भीतरकनिका उड़ीसा दोस्तों लवण जल मगर के लिए जाना जाता है और मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है दोस्तों यह हमारा महान भारतीय सारंग, ठीक है, महान भारतीय सारंग के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट कह रहा है दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विशेषता असम में पाए जाते हैं तो हुलूक गिब्बन। ठीक है, याद रखिएगा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विशेषता असम में पाए जाते हैं हुलूक गिब्बन। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां देखिए कह रहा है कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहां है, तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट। क्या है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहां है, तो याद रखिएगा पश्चिमी घाट। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है।
कह रहा है कि इसका प्राकृतिक आवास है पश्चिमी घाट। क्या है? इसका प्राकृतिक आवास है पश्चिमी घाट और इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम है ब्यूसेरस बाइकॉर्निस। क्या है? इसका प्राकृतिक आवास है पश्चिमी घाट और इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम है ब्यूसेरस बाइकॉर्निस। और यह पक्षी एक विशेष प्रकार का घोंसला बनाता है। वनों में कटाई होने से इस पक्षी की प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वह है दोस्तों हमारा ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ठीक है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, जिसे हम लोग महान भारतीय सारंग भी कहते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, इसका प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट है और इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम ब्यूसेरस बाइकॉर्निस है। ठीक है, यह पक्षी एक विशेष प्रकार का घोंसला बनाता है। वनों की कटाई होने से इस पक्षी का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। वह है दोस्तों हमारा ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। चलिए आगे के पॉइंटों को देखेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है। ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक, चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, सही सुमेल कराया गया है। ठीक है, सब पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, यहाँ सही सुमेल दिया गया है। ये पूर्व वर्षों की परीक्षाओं में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थिति। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थिति कह रहा है कि काजीरंगा। ठीक है, तो काजीरंगा दोस्तों स्थित है गोलाघाट नौगांव असम में। क्या है? हमारा काजीरंगा स्थित है दोस्तों गोलाघाट नौगांव असम में। फिर कह रहा है कि कुद्रेमुख, तो यह स्थित है हमारा दोस्तों चिकमंगलूर कर्नाटक में। ठीक है, कुद्रेमुख स्थित है हमारा चिकमंगलूर कर्नाटक में। फिर है साइलेंट वैली शांत घाटी, तो यह स्थित है दोस्तों हमारा पालघाट केरल में। फिर से देखिए, कह रहा है काजीरंगा, तो काजीरंगा स्थित है दोस्तों हमारा गोलाघाट नौगांव में। ठीक है, काजीरंगा स्थित है दोस्तों गोलाघाट नौगांव में। ठीक है, फिर है कुद्रेमुख, तो कुद्रेमुख हमारा स्थित है चिकमंगलूर कर्नाटक में। क्या है? कुद्रेमुख, तो कुद्रेमुख स्थित है हमारा चिकमंगलूर कर्नाटक में। फिर है दोस्तों साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली स्थित है हमारा शांत घाटी पालघाट केरल में दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए काजीरंगा गोलाघाट नौगांव असम में। फिर है हमारा कुद्रेमुख, तो कुद्रेमुख स्थित है हमारा चिकमंगलूर कर्नाटक में। क्या है? कुद्रेमुख स्थित है चिकमंगलूर कर्नाटक में और साइलेंट वैली स्थित है शांत घाटी हमारा दोस्तों पालघाट केरल में। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। कह रहा है कि सही सुमेलन है भूगर्भिक विरासत स्थल और स्थान। ठीक है, चलिए कह रहा है कि राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क, तो यह स्थित है दोस्तों हमारा तिरुचिरापल्ली में। ठीक है, तिरुचिरापल्ली में स्थित है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? तिरुचिरापल्ली में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और तिरुचिरापल्ली कहाँ है? यह है हमारा तमिलनाडु में। ठीक है, राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क तिरुचिरापल्ली में स्थित है। ठीक है, फिर कह रहा है शिवालिक पार्क, तो शिवालिक पार्क स्थित है दोस्तों हमारा सिरमौर में। ठीक है, शिवालिक पार्क कहाँ स्थित है? सिरमौर में। फिर कह रहा है कि स्ट्रेटोमेटोलाइट पार्क, क्या है? स्ट्रेटोमेटोलाइट पार्क है दोस्तों, यह है हमारा चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, स्ट्रेटोमेटोलाइट पार्क है दोस्तों हमारा चित्तौड़गढ़ में। फिर है लोनार झील, तो यह है दोस्तों हमारा बुल्ढाड़ा। ठीक है, बुल्ढाड़ा कहाँ है दोस्तों? यह लोनार झील है हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क, तो यह है दोस्तों हमारा तिरुचिरापल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क यह है हमारा तिरुचिरापल्ली में। ठीक है, फिर कह रहा है शिवालिक पार्क, तो शिवालिक पार्क है हमारा सिरमौर में। ठीक है, स्ट्रेटोमेटोलाइट पार्क यह है दोस्तों हमारा चित्तौड़गढ़ में। लोनार झील है दोस्तों हमारा बुल्ढाड़ा जिला महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर देखिए राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क यह है दोस्तों हमारा तिरुचिरापल्ली में। शिवालिक पार्क है दोस्तों हमारा सिरमौर में। स्ट्रेटोमेटोलाइट पार्क है दोस्तों हमारा चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, स्ट्रेटोमेटोलाइट पार्क है चित्तौड़गढ़ में और लोनार झील है हमारा बुल्ढाड़ा महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या है? कई बार पेपर में पूछा है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। कह रहा है भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नेरघट्टा जैविकी उद्यान जो स्थित है बेंगलुरु में। क्या है? भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नेरघट्टा जैविकी उद्यान जो स्थित है दोस्तों बेंगलुरु में। ध्यान रखिएगा कि भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान जो स्थित है दोस्तों बेंगलुरु में। ठीक है, भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नेरघट्टा जैविकी उद्यान जो स्थित है बेंगलुरु में। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है दोस्तों अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जिस जनपद में है वह जनपद है पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, कह रहा है कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जिस जनपद में है वह जनपद है दोस्तों पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखिएगा, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जिस जनपद में है वह जनपद है दोस्तों पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ है दोस्तों उत्तराखंड में। चलिए आगे देखिए, बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य को सुमेल करना है। यहाँ देखिए बांदीपुर दोस्तों हम जानते हैं कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, मेलघाट है हमारा महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, मेलघाट महाराष्ट्र में। बुक्सा है पश्चिम बंगाल में दोस्तों। पक्के या पाकुई है अरुणाचल प्रदेश में। फिर देखिए बांदीपुर हो जाएगा दोस्तों हमारा कर्नाटक में। ठीक है, बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक में। मेलघाट हो जाएगा दोस्तों हमारा महाराष्ट्र में। बुक्सा हो जाएगा पश्चिम बंगाल में और पक्के या पाकुई हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर देखिए बांदीपुर हो जाएगा दोस्तों हमारा कर्नाटक में। ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक में। मेलघाट हो जाएगा दोस्तों हमारा महाराष्ट्र में। बुक्सा हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल में और पक्के या पाकुई हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। फिर से देखिए बांदीपुर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक में। मेलघाट हो जाएगा
महाराष्ट्र में, बुक्सा हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, पक्के या पाखुई हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे क्या दिया गया है। कह रहा है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है, तो याद रखिएगा पूछा गया प्रश्न है रामगंगा नदी से। क्या है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है दोस्तों रामगंगा नदी से। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। कह रहा है कि नेशनल पार्कों में जिसकी जलवायु, कई बार पेपर में पूछा है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है नेशनल पार्कों में से जिसकी जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, वह है हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, कह रहा है कि नेशनल पार्कों में से जिसकी जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, वह है हमारा नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, कह रहा है नेशनल पार्कों में से जिसकी जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, वह है हमारा नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, अगला प्रश्न भी दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, याद रखिए। सकेतंग वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो याद रखिएगा भूटान में। क्या है सकेतंग वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो वह है दोस्तों हमारा भूटान में। ठीक है, सकेतंग वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों हमारा भूटान में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सकेतंग वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है भूटान में। चलिए आगे देखिए। कह रहा है दोस्तों मानस, नामदफा, न्योरा और फूलों की घाटी नेशनल पार्क में से कौन सा पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। क्या है, चलिए कह रहा है कि मानस, नामदफा, न्योरा और फूलों की घाटी नेशनल पार्क में से कौन सा पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है, तो वह है हमारा फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखिए। मानस, नामदफा, न्योरा और फूलों की घाटी नेशनल पार्क में से कौन सा पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है, तो वह है दोस्तों हमारा फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। क्या है बुक्सा बाग परियोजना दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वह है दोस्तों हमारा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, याद रखिएगा नेपाल में। क्या है शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है नेपाल में। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है नेपाल में। चलिए आगे देखिए, सही सुमेलित है दोस्तों। क्या है, कह रहा है दाम्फा टाइगर रिजर्व, तो यह है दोस्तों हमारा मिजोरम में। ठीक है, दाम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है दोस्तों मिजोरम में। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य यह स्थित है दोस्तों त्रिपुरा में, कई बार पेपर में पूछा है, याद रखिएगा। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों त्रिपुरा में और सारामती शिखर है नागालैंड में। ठीक है, फिर देखिए दाम्फा टाइगर रिजर्व है दोस्तों मिजोरम में। क्या है दाम्फा टाइगर रिजर्व है मिजोरम में। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों त्रिपुरा में और सारामती शिखर है नागालैंड में। ठीक है, फिर देखिए दाम्फा टाइगर रिजर्व है दोस्तों मिजोरम में, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य है त्रिपुरा में, सारामती शिखर है नागालैंड में। फिर देखिए दाम्फा टाइगर रिजर्व है दोस्तों मिजोरम में, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य है त्रिपुरा में, सारामती शिखर है दोस्तों नागालैंड में। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है, तो याद रखिएगा रामगंगा एवं कोसी नदी। कोसी नदी को हम लोग बिहार के शोक के रूप में भी जानते हैं। चलिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है दोस्तों रामगंगा एवं कोसी नदी, कई बार पेपर में पूछा है, याद रखिए। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है तो हमारी रामगंगा एवं कोसी नदियां। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू, मोरा दिफ्लू एवं मोरा धनसिरी नदियां प्रवाहित होती हैं। क्या है ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू, मोरा दिफ्लू एवं मोरा धनसिरी नदियां प्रवाहित होती हैं तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू, मोरा दिफ्लू एवं मोरा धनसिरी नदियां प्रवाहित होती हैं तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है तो कुंती पुजहा नदी। याद रखिएगा, कह रहा है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल में स्थित है से होकर गुजरती है तो कुंती पुजहा नदी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है कुंती पुजहा नदी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि पंजाब प्रांत में व्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है, कई बार पेपर में पूछा है। कह रहा है कि पंजाब प्रांत में व्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है तो हरिके वेटलैंड। ठीक है, यानी कि हरिके आर्द्र भूमि। ठीक है, कह रहा है पंजाब प्रांत में व्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है हरिके आर्द्र भूमि। ठीक है, याद रखिएगा पंजाब प्रांत में व्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है हरिके आर्द्र भूमि। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि राजस्थान प्रांत के भरतपुर में गंभीर और बाण गंगा नदी के संगम पर स्थित है। क्या है, ठीक है दोस्तों, यहां देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि राजस्थान प्रांत के भरतपुर में
गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है। क्या है? राजस्थान प्रांत के भरतपुर में गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों। तो याद रखिएगा केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि राजस्थान प्रांत के भरतपुर में गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है। तो याद रखिएगा केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राजस्थान प्रांत के भरतपुर में गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। चलिए यहाँ देखिए, कई बार पेपर में पूछा है। कह रहा है आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील है। तो वह है दोस्तों हमारा कोलेरू झील। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील है। तो वह है दोस्तों हमारा कोलेरू झील। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील है। तो वह है हमारा कोलेरू झील। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलास्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं स्थापित किया गया है कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, क्या कह रहा है? भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलास्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं स्थापित किया गया है दोस्तों कच्छ की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील है दोस्तों, वह है हमारा कोलेरू झील। ठीक है, फिर से देखिए, भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलास्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं स्थापित किया गया है कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलास्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं स्थापित किया गया है, याद रखिएगा, कच्छ की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम क्या दिया गया है। कह रहा है कि नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं। क्या है? नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। क्या है? ध्यान रखिएगा, कई बार यह पेपर में पूछा गया है दोस्तों। कह रहा है कि नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं तो इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। ठीक है, याद रखिएगा कि नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। चलिए यहाँ राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य दिए गए हैं। चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों। कह रहा है कि बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य, तो बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों गोवा में। क्या है? बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों हमारे गोवा में। कह रहा है कि कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क, तो कांगेर घाट है दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, फिर है ओरंग, तो ओरंग है हमारा असम में। फिर है दोस्तों कोठागढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, तो यह स्थित है दोस्तों हमारा उड़ीसा में। फिर देखिए इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, तो बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों हमारा गोवा में। ठीक है, बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है गोवा में। कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ में। क्या है? कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में। ओरंग है हमारा असम में। और कोठागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों हमारा उड़ीसा में। क्या है? बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों गोवा में। कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क है छत्तीसगढ़ में। ओरंग अभ्यारण्य है दोस्तों असम में। और कोठागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों उड़ीसा में। ठीक है, बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य है गोवा में, कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क है छत्तीसगढ़ में, ओरंग अभ्यारण्य है असम में और कोठागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों उड़ीसा में। ठीक है, यहाँ दो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? ठीक है दोस्तों, दिया गया है बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, तो बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों गोवा में और कोठागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों यह है हमारा उड़ीसा में। ठीक है, बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य है गोवा में, कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क है छत्तीसगढ़ में, ओरंग अभ्यारण्य है असम में और कोठागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है उड़ीसा में। ठीक है, यहाँ दो याद रखिएगा, बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में और कोठागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है हमारा उड़ीसा में। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंटों को देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए, कह रहा है कि चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है, तो याद रखिएगा केरल में। ठीक है, क्या है? चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा केरल में। ठीक है, चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है केरल में। चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है केरल में। चलिए, यहाँ है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, तो गुड़गांव गुरुग्राम में। क्या है? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है दोस्तों गुड़गांव गुरुग्राम में। ठीक है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है गुड़गांव गुरुग्राम में। ठीक है, याद रखिएगा चिनार वन्यजीव विहार, तो यह है केरल में। ठीक है, कह रहा है कि तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है। क्या है? तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है, तो कारीकिली में। क्या है? तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है कारीकिली में। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है कारीकिली में। ठीक है, याद रखिएगा। फिर कह रहा है दोस्तों कि जिस देश में क्या है, क्या कह रहा है? जिस देश में
उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है, वह है दोस्तों हमारा भूटान। ठीक है, क्या कह रहा है, चलिए यहाँ फिर से चारों पॉइंट देख लेंगे। कह रहा है दोस्तों चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है, तो याद रखिएगा केरल में। फिर है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है दोस्तों, तो वह है हमारा गुड़गांव गुरुग्राम में। क्या है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है गुड़गांव गुरुग्राम में। फिर कह रहा है कि तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है, तो कारीकिली में। ठीक है दोस्तों, कह रहा है तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है कारीकिली में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है पेपर में। कह रहा है कि जिस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है, वह है दोस्तों हमारा भूटान। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है, तो क्यू इंग्लैंड में। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है, तो क्यू इंग्लैंड में। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है, तो क्यू इंग्लैंड में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे यूनेस्को के मानव तथा जीवमंडल तंत्र में सम्मिलित है किया गया है, यह स्थित है दोस्तों श्रीलंका में। ठीक है, क्या है, बोंडला की यदि बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा वो गोवा में स्थित है, और यदि बुंदाला की बात करें तो याद रखिएगा वह है दोस्तों हमारा श्रीलंका में। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। बुंदाला है दोस्तों जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे यूनेस्को के मानव तथा जीवमंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया है, यह स्थित है दोस्तों हमारा श्रीलंका में। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है दोस्तों क्यू इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए यहां से जो पॉइंट दिया गया है इसको एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे दोस्तों, सारे पॉइंटों को ध्यान से एक बार देख लीजिए। यदि हम बात करें नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं, तो इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में, ध्यान से देखिएगा। फिर यहां देखेंगे बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों गोवा में। यदि बात करें कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क की, तो छत्तीसगढ़ में। ओरंग अभ्यारण्य है असम में। कोठागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है हमारा उड़ीसा में। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते जाइए। कह रहा है चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है, तो चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है दोस्तों केरल में। ठीक है, चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है दोस्तों केरल में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है दोस्तों गुड़गांव गुरुग्राम में। क्या है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है गुड़गांव गुरुग्राम में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है, तो कारीकिली में। ठीक है, फिर कह रहा है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जिस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है, वह है हमारा भूटान। ठीक है, फिर कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है, तो याद रखिएगा क्यू इंग्लैंड में। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है क्यू इंग्लैंड में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला देखिए। कह रहा है बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे यूनेस्को के मानव तथा जीवमंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया है, यह स्थित है श्रीलंका में। क्या है, बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे यूनेस्को के मानव तथा जीवमंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया है, यह स्थित है दोस्तों श्रीलंका में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोगों ने अभ्यारण्य एवं जीवमंडल रिजर्व जो घटना चक्र जीएस पॉइंटर के तहत चैप्टर था उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वह है वैकल्पिक ऊर्जा, जिससे काफी संबंधित प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में बनते हैं, तो इसको हम लोग अगली वीडियो में कवर कर लेंगे वैकल्पिक ऊर्जा को। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे हम लोग दोस्तों इन्वायरमेंट इकोलॉजी को खत्म कर देंगे। ठीक है, खत्म करेंगे दोस्तों धीरे धीरे। ठीक है, और ये अब कंप्लीट ही होने वाला है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे वह है साइंस। ठीक है दोस्तों, और साइंस में फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों बायो। ठीक है, क्योंकि साइंस से संबंधित दोस्तों प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में पूछते हैं और इसका वेटेज भी ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ध्यान से पढ़ते रहें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।